ये बात तो आप सभी जानते होंगे कि इस साल G20 समिट की मेज़बानी इंडिया के पास थी। इंडिया के दारुल हुकूमत दिल्ली के एक बहुत बड़े हिस्से को सिक्योरिटी मकसद के लिए ना सिर्फ बंद कर दिया गया बल्कि एक बड़े इलाके को बेहतरीन तरीके से सजाया भी गया और दुनिया के बड़े और ताकतवर मुल्कों के हुक्मरानों ने 9 और 10 तारीख को होने वाले इस समिट में हिस्सा लिया। मगर ये सारी चीज़ें देखने और बार बार मीडिया की ज़बान से G20 का नाम सुनने के बाद आपके दिमाग में ये ख्याल ज़रूर आया होगा कि आखिर ये G20 है क्या, ये G20 करता क्या है और इसको कब और कैसे बनाया गया था। तो चलें आज की इस वीडियो में हम अपने इन सारे सवालों के जवाब जानेंगे और साथ ही मुस्लिम दुनिया के उस मशहूर और ताकतवर बादशाह के बारे में भी जानेंगे जिसकी वजह से किसी दौर में ये G20 नाम का एक ग्रुप वजूद में आया था। आप ये कह सकते हैं कि इसी बादशाह से परेशान होकर या फिर यूं कहिए कि इसी बादशाह के बार बार नाक में दम कर देने की वजह से अमेरिका और यूरोपीय ममालिक को मजबूर होकर बहुत से फैसले करने पड़े और फिर ये G7 या G20 के नाम जैसे ग्रुप वजूद में आए, नाम के ये ग्रुप वजूद में आए थे। हमारी इस कहानी का आगाज़ होता है 21 अगस्त 1969 से, क्योंकि यही वो दिन था जब अचानक पूरी मुस्लिम दुनिया में कहराम मच गया। कहराम मचने की वजह यह थी कि मुसलमानों के 3 मुकद्दस मकामात में से एक, जिसको मस्जिद अक्सा के नाम से जाना जाता है, जो यरूशलेम के शहर में मौजूद है, उसमें आग लग गई। बल्कि ये कहिए कि यह आग लगी नहीं बल्कि लगाई गई थी और लगाने वाले इंसान का नाम था डेनिस माइकल रोहन। उसका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से था। उसने दरअसल ये आग मस्जिद के एक मेंबर को लगाई थी जो पिछले 800 साल से लगातार मस्जिद अक्सा के अंदर मौजूद था। याद रहे कि ये वही मेंबर है जिसको किसी दौर में हजरत नूरुद्दीन जंगी ने बनवाया था, इस ख्वाहिश के साथ कि जब वो सलीबियों से दोबारा इस शहर को फतह करेंगे तो वो इसके अंदर इस मेंबर को अपने हाथों से रखेंगे। मगर इनकी ज़िंदगी ने इनके साथ वफा ना की, इसलिए इनकी इस ख्वाहिश को बाद में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने पूरा किया था और उस वक्त से लेकर लगातार 800 साल तक गुंबद बिल्कुल वैसे ही मस्जिद अक्सा के अंदर रखा हुआ था। मगर जब 1969 में इसमें आग लगाई गई तो उसमें यह पूरी तरह जलकर राख हो गया। तब से लेकर अब तक वैसे तो वहाँ एक मेंबर मौजूद है, लेकिन वो असली मेंबर नहीं बल्कि इसकी कॉपी है। 1969 में लगाई गई इस आग की वजह से ना सिर्फ यह मेंबर जलकर राख हुआ बल्कि इस आग ने मस्जिद के दूसरे इलाकों या फिर दूसरी चीज़ों को भी काफ़ी नुकसान पहुँचाया। मस्जिद की छत का एक हिस्सा भी गिर गया। 1969 में होने वाले इस हादसे ने मुस्लिम दुनिया में एक चिंगारी का काम किया, जिसकी वजह से मुस्लिम दुनिया के सारे ही ममालिक हरकत में आ गए। शहर में भी हालात ख़राब हो गए और वहाँ रहने वाले यहूदी और मुसलमानों के दरमियान फसादात शुरू हो गए। इसराइली हुकूमत ने जब मुसलमानों को तेज़ी के साथ हरकत में आते हुए देखा तो उसने इस मौके को भरपूर तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश की। इस वक्त की इसराइल की वज़ीर आज़म ने न सिर्फ खुद मस्जिद अक्सा का दौरा किया बल्कि साथ ही उस इंसान को भी गिरफ्तार कर लिया गया जिसने ये आग लगाई थी। इससे मुसलमान ममालिक को यह महसूस हुआ कि शायद इसराइली गवर्नमेंट हमारे हरकत में आने से डर चुकी है और हमारी तरफ से कोई भी एक्शन नहीं देखना चाहती। अब वो गिरफ्तारी के बाद जल्द से जल्द इस इंसान को सख्त से सख्त सजा देगी। मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि इसराइल की तरफ से उस शख्स को तो कुछ दिनों बाद आज़ाद कर दिया गया। इस आज़ादी की खबर ने मुस्लिम ममालिक को एक गहरा झटका दिया। जहां एक तरफ सारे मुस्लिम ममालिक ये इल्ज़ाम लगा रहे थे कि इसराइल ने इस शख्स को आज़ाद करके इन सारी हरकतों को शय दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इसराइल का कहना था कि इसको तो पूरे प्रोसेस के साथ आज़ाद किया गया, क्योंकि इस इंसान को कोर्ट ने दिमागी तौर पर बीमार पाया। इसकी असली वजह जो भी थी, मगर इसराइल के इस फैसले ने वो कर दिया जो इसराइल कभी नहीं चाहता था। वो था मुस्लिम ममालिक का किसी भी मामले पर पहली बार एक होना। मुसलमानों का ना सिर्फ एक बड़ा ग्रुप वजूद में आया जिसको आज के दौर में हम OIC के नाम से जानते हैं, बल्कि साथ ही साथ एक जंग का भी आगाज हो गया जिसको आज के दौर में रमजान वार या फिर यौम कपूर जंग के नाम से जाना जाता है। 1973 में इस जंग का आगाज इस वक्त हुआ जब शाम और मिस्र की फोर्सेज ने इसराइल के ऊपर एक सरप्राइज अटैक किया। वैसे तो ज़ाहिरी पर इस जंग में सिर्फ शाम और मिस्र ही थे, लेकिन अंदरूनी तौर पर इसराइल के खिलाफ इस जंग में इन दोनों को सऊदी अरब, इराक, जॉर्डन, अल्जीरिया, इंडोनेशिया और न जाने कई ममालिक की सपोर्ट हासिल थी। पहले के 6-7 दिनों में तो शाम और मिस्र की फौज छाई रही, मगर फिर अचानक से वही हुआ जिसका अंदेशा सऊदी अरब के बादशाह शाह फैसल को पहले से था। हुआ यह कि जब इसराइल शाम और मिस्र के सरप्राइज अटैक को बर्दाश्त ना कर सका तो हमेशा की तरह इसकी मदद करने के लिए उसका सबसे पुराना और बड़ा दोस्त अमेरिका इस जंग में कूद पड़ा। अमेरिका ने बाकायदा तौर पर एक ऑपरेशन लॉन्च किया, जिस ऑपरेशन के तहत ना सिर्फ एडवांस वेपन बल्कि हर वो चीज़ भेजी गई जिसकी जंग में इसराइल को ज़रूरत थी। मगर जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि सऊदी अरब के बादशाह शाह फैसल को इस बात का पहले से यकीन था कि अगर जंग शुरू की गई तो हमेशा की तरह अमेरिका इस बार भी इसराइल की सपोर्ट के लिए जंग में ज़रूर मदद करेगा। इसलिए शाह फैसल ने भी पहले से काफ़ी तैयारी कर रखी थी।
जैसे ही अमेरिका ने जंग में इसराइल की मदद करना शुरू की और वार्निंग देने के बावजूद भी पीछे हटने से इनकार कर दिया, तो शाह फैसल ने भी हिम्मत दिखाते हुए वो फैसला किया जिसके बारे में अमेरिका और यूरोप ने कभी सोचा भी नहीं था। एक ऐसा फैसला कि जिसने न सिर्फ यूरोप की चीखें निकाल दी बल्कि हमारी दुनिया की किस्मत और तारीख को भी बदल कर रख दिया। और ये फैसला था कि अमेरिका समेत यूरोप के इन सारे मुल्कों की तेल बंदी जो खुलेआम इसराइल की सपोर्ट कर रहे थे। वैसे तो सऊदी शाह फैसल ने पहले भी ये कई बार करने की कोशिश की थी, मगर मुस्लिम ममालिक में इत्तेहाद न होने की वजह से वो ऐसा न कर सके थे, क्योंकि इस बार सारे मुस्लिम ममालिक इत्तेहाद में थे। तो इसी वजह से तारीख में पहली बार अमेरिका और यूरोप के कुछ गिने चुने ममालिक का तेल पूरी तरह बंद कर दिया गया। तेल बंद होते ही अमेरिका के अंदर न सिर्फ रोजमर्रा के कारोबार ठप होना शुरू हो गए, बल्कि दुनिया भर में इसके जो मिलिट्री ऑपरेशन चल रहे थे उन पर भी गहरा असर पड़ा। खास तौर पर वियतनाम में जो उसकी एक बड़ी फौज मौजूद थी, उसके लिए खुराक, खाना भेजना और हथियार भेजना अमेरिका के लिए सबसे बड़ा मसला बन गया। इसके अलावा तेल की कमी की वजह से अमेरिका में मौजूद इसकी बड़ी फैक्ट्रीज भी बंद होने लगी। हालात ऐसे बन चुके थे कि अब अमेरिका, यूरोप और जापान जैसे मुल्कों में तेल की कमी की वजह से गैस पंप्स और पेट्रोल स्टेशंस को भी वीकेंड पर बंद किया जाने लगा और इन सारे फ्यूल स्टेशंस के बाहर गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें लगीं, जिनमें बैठे हुए लोगों को अपनी बारी के लिए कई दिनों का इंतजार करना पड़ता था। बात इतनी बढ़ गई कि बहुत सारे यूरोपियन ममालिक में अब कार फ्री दिन का भी ऐलान कर दिया गया। मतलब ऐसे दिन मनाए जाने लगे थे कि जिन दिन सारे यूरोपियन लोग अपनी कार को रोड के एक साइड पर खड़ी कर दिया करते थे और घोड़ों वगैरह से सफर किया करते थे। जरूरत के लिए भी तेल ना मिल पाने की वजह से अब लोग घरों में भी लकड़ियां जलाने पर मजबूर हो गए। तेल की कमी की वजह से चोरी के मामलात भी इतने बढ़ गए कि लोगों को अपनी गाड़ियों और फ्यूल स्टेशन की हथियारों के जरिए हिफाजत करना पड़ी, यानी लोग असला लेकर इसकी निगरानी करने के लिए खड़े हो जाते थे। दिलचस्प बात तो ये है कि इस तेल बंदी को बहुत सारे इलाकों में मजहबी तौर पर भी किया जाने लगा। मतलब यूरोप के बहुत सारे इलाकों में लोगों को ये समझाया जाने लगा कि ऐसे हालात में आप सिर्फ अपने खुदा को याद करें, क्योंकि खुदा ही हमको अब इस मुसीबत से बचा सकता है। इतना ही नहीं, यूरोप में कुछ पेट्रोल पंप्स को चर्च भी बना दिया गया। लोगों ने वहां पर मजहबी चीजों को रख दिया या फिर मजहबी चीजों को चिपका दिया। एक गैस पंप पर तो ये तक लिख दिया गया कि आप लोग गैस की बजाय अपने जिस्म को पाकीज़ा रूह से भर लें। इंसान ज़बान में आपसे ये समझे कि तेल बंदी ने देखते ही देखते कुछ दिनों के अंदर ही अमेरिका की लगभग 2.5% मईशत को पूरी तरह तबाह कर दिया। अमेरिका की गवर्नमेंट को बहुत जल्दी बड़े बड़े फैसले लेना पड़े। इन घरों के लिए और फैक्ट्रीज के इस्तेमाल के लिए तेल की बड़ी कटौती को इतना ही नहीं, 1973 में तो अमेरिका में क्रिसमस भी ऐसे मनाया गया जैसे क्रिसमस था ही नहीं। घरों पर लोगों ने ना तो सजावट की और ना ही सड़कों पर लाइट्स जगमगाती हुई दिखाई दी। इस क्रिसमस पर वहां की गवर्नमेंट ने लाइटिंग वगैरह पर पूरे तरीके से पाबंदी लगा दी। जाहिर है, जब अमेरिका और यूरोप में इतने बुरे और खतरनाक हालात हो चुके थे तो अब अमेरिका अब खामोश कैसे बैठता, तो उसने फौरन शाह फैसल को धमकियां देना शुरू कर दी। अमेरिका ने धमकी दी कि अगर शाह फैसल ने ऑयल की पाबंदी को खत्म नहीं किया तो अमेरिका सऊदी अरब के कुओं पर बमबारी करेगा। मगर दूसरी तरफ से शाह फैसल ने वो जवाब दिया कि जिसके बारे में अमेरिका ने कभी सोचा भी नहीं था। शाह फैसल ने कहा कि हम तो सहराई बद्दू हैं जो अभी कुछ वक्त पहले तक खजूर और ऊँटनी के दूध पर गुजारा कर लिया करते थे, इसलिए हमको दोबारा अपनी उस जिंदगी की तरफ पलटने में कोई परेशानी नहीं होगी। तुम अमरीकी लोग अपना सोचो कि तुम्हारा क्या होगा जो तेल के बगैर अपनी जिंदगी का तस्वर भी नहीं कर सकते हो। मतलब ये कि सऊदी अरब की तरफ से वाज़ेह पैगाम था कि वो इस बार किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है और जो फैसला ले चुका है उससे हरगिज़ भी पीछे नहीं हटेगा। अब दूसरी तरफ अमेरिका भी इतनी सारी परेशानियां झेलने के बावजूद भी इसराइल को बीच में छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। इसने इसराइल की मदद करने के लिए जो ऑपरेशन लॉन्च कर रखा था वो इस ऑपरेशन के जरिए से इसराइल की हर मुमकिन मदद करता रहा, जिसका नतीजा ये हुआ कि इसराइल जो जंग के शुरू में हार की लकीर पर आकर खड़ा हो गया था, अब इस इसराइल ने अमेरिका की मदद से जंग में वापसी करना शुरू कर दी थी। कुछ दिनों तक तो ये जंग ऐसे ही जारी रही, मगर फिर जब हालात ज़्यादा ख़राब हुए तो रूस ने अरब ममालिक की तरफ से अमेरिका को इस जंग में कूदने की धमकियां देना शुरू कर दी। अमेरिका ने जब देखा कि रूस भी इस जंग में कूदने की धमकियां दे रहा है और साथ ही साथ तेल भी बंद है, तो अमेरिका ने जो पहले परेशान था इस जंग को रोकने की कोशिश शुरू कर दी। आखिरकार अमेरिका की कोशिशों की वजह से ये जंग खत्म हो गई। जंग तो खत्म हो गई, मगर अमेरिका और यूरोपीय ममालिक के शाह फैसल की तरफ से जो तेल बंदी की गई थी वो जंग खत्म होने के बाद 1 साल तक जारी रही थी। 1974 में जाकर इस तेल की पाबंदी को खत्म किया गया था। वैसे तो अब जंग भी खत्म हो चुकी थी और 1974 में आखिरकार तेल भी मिलना शुरू हो गया था, मगर अगर कुछ खत्म नहीं हुआ था तो वो था वो असर जो तेल बंदी की वजह से सारे मुल्कों पर आ चुका था। इनकी मईशत का एक बड़ा हिस्सा तबाह हो चुका था।
इसलिए अपनी मईशत को बेहतर करने के लिए और अपने ममालिक को दोबारा पहले जैसे हालात पैदा करने के लिए इन सारे ममालिक ने यह फैसला किया कि हमको अब सारे फैसले मिलजुल कर करने होंगे। तो इन सारे ममालिक के बड़े बड़े लीडर्स ने एक दूसरे से मिलना शुरू कर दिया। फिर 1975 में अमेरिका के अंदर एक मीटिंग हुई जिसके अंदर 6 ममालिक शामिल थे, जिनमें अमेरिका, बरतानिया, इटली, जापान, जर्मनी और फ्रांस था। इस तरह से हम लोग इसको G6 की मीटिंग कह सकते हैं। मगर फिर अगले साल इस ग्रुप को कनाडा ने भी ज्वाइन कर लिया, इसलिए G7 बन गया। याद रहे कि ये वही G7 ग्रुप है जिसके बारे में आजकल हम लोग खूब सुनते रहते हैं। बाद में इसी G7 से इंस्पायर होकर G20 भी बना। G20 बनाने के पीछे भी दरअसल सबसे बड़ी वजह माशी बहरान ही था। हुआ यह था कि 1997 के दौर में साउथ एशिया के कुछ खास इलाकों में जैसे कि साउथ कोरिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड जैसे ममालिक में खतरनाक माशी बहरान आया था। यह माशी बहरान इतना ज़्यादा खतरनाक था कि इसका असर इलाके के सारे ममालिक के साथ साथ चाइना पर भी पड़ा। सारे ममालिक की करेंसी बड़ी तेज़ी के साथ नीचे आ रही थी, हत्ता कि बहुत सारे ममालिक में तो ऐसे हालात पैदा हुए जो काबू से बाहर हो गए और फसादात भी शुरू हो गए। एशिया में आने वाले इस खतरनाक माशी बहरान के बाद G7 ग्रुप के मेंबरों ने यह महसूस किया कि अब दुनिया बदल चुकी है और आपस में हमें एक दूसरे से कंसर्न रहना चाहिए। इसलिए अगर हम ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया को माशी बहरान से बचाना है तो हमें G7 में तरक्की याफ्ता ममालिक के साथ साथ तरक्की पजीर ममालिक को भी शामिल करना होगा। इस आइडिया पर काम किया गया और आखिरकार 1999 में G7 ग्रुप के ममालिक ने G20 नाम का एक और ग्रुप बनाया। अब बात करते हैं कि कौन कौन से ममालिक इस G20 ग्रुप का हिस्सा हैं। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, साउथ कोरिया, रूस और दिलचस्प बात यह है कि सऊदी अरब, इसके अलावा साउथ अफ्रीका, तुर्की, बरतानिया, अमेरिका और साथ ही साथ यूरोपीय यूनियन भी। आपको ये भी बताता चलूं कि 2023 में ये जो इंडिया में समिट हुआ है इसमें अब अफ्रीकन यूनियन को भी इसका नया मेंबर बनाया गया है। इसलिए इस हिसाब से अब ये G21 बन चुका है। दोस्तों मेरी अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली अच्छी वीडियो से आप लोग फ़ायदा उठा सकें।